नमस्कार। इस वीडियो में हम स्यूडो फोर्स, जिसके अन्य नाम इमेजिनरी फोर्स या फेक फोर्स हैं, इसे जाली या धोखे वाला फोर्स भी बोलते हैं। तो स्यूडो फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में हम, और देखेंगे कि इसे इमेजिनरी फोर्स या फेक फोर्स भी क्यों कहा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं स्यूडो फोर्स का कंसेप्ट क्या है। देखिए, दो प्रकार के फ्रेम डिस्कस किए गए हैं। एक होता है इनर्शियल फ्रेम और एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल, जिसमें न्यूटन्स लॉ वैलिड हो। इनर्शियल को हिंदी में बोलते हैं जड़त्वीय, और नॉन इनर्शियल को बोलते हैं अजड़त्वीय, जिसके अंदर न्यूटन्स लॉ है वो इनवैलिड होता है। मैं यहाँ पे आपको एक बात बोलना चाहूँगा। अगर आपने मेरा इससे पिछले वाला वीडियो इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम वाला है वो देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, आप इस वीडियो में बने रहिए, आपके पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। लेकिन अगर आपके किसी भी प्रकार की इनसे संबंधित कोई प्रॉब्लम है, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम से संबंधित, तो आप एक बार पहले वो वीडियो ज़रूर देखिए, ताकि ये वीडियो भी आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ सके, बेहतर तरीके से कंसेप्ट क्लियर हो सके। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इस वीडियो में आगे। तो देखिए, न्यूटन्स लॉ या एक्सेलरेशन के आधार पर अपने पास में दो फ्रेम आती हैं। पहली आती है इनर्शियल फ्रेम और सेकंड आती है नॉन इनर्शियल। ठीक है, फ्रेम। दोनों में डिफरेंस क्या है ये आप जानते हैं। इनर्शियल फ्रेम है वो नॉन एक्सेलरेटेड होती है, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू जीरो होता है, और इसके अंदर न्यूटन्स लॉ है वो क्या होता है, वैलिड। जबकि नॉन इनर्शियल फ्रेम है वो एक्सेलरेटेड फ्रेम है, इसका एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। इसका मतलब इसमें जो न्यूटन्स लॉ था वो क्या था, इनवैलिड। अब देखिए यहाँ पे, जिस फ्रेम के लिए न्यूटन्स लॉ वैलिड होगा उनसे संबंधित जो भी प्रॉब्लम होगी उसको हम न्यूटन्स लॉ की सहायता से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेशन उनकी हम बिल्कुल एग्जैक्ट कर सकते हैं। लेकिन जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में के अंदर न्यूटन्स लॉ इनवैलिड है, तो क्या उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर ऑब्जर्वर है या उससे संबंधित अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो क्या हम एग्जैक्ट वैल्यू निकाल पाएंगे? तो नॉन इनर्शियल फ्रेम से संबंधित जो भी प्रॉब्लम होगी उसके अंदर न्यूटन्स लॉ है वो काम नहीं करेगा। अब देखिए, लॉ क्या होता है। लॉ हम उसे ही बोलते हैं जो हर कंडीशन में एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सेम रिजल्ट दे। लेकिन यहाँ तो ये बदल गया, ये कह रहा है कि भाई इनर्शियल फ्रेम में तो मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर दे दूंगा, लेकिन नॉन इनर्शियल में मैं नहीं दे पाऊंगा। अब क्या करें? न्यूटन्स का लॉ ही गलत हो गया क्या? नहीं। फिर हमने देखा कि हम ऑब्जर्वर की कंडीशन चेंज कर रहे हैं तो हमें अपने लॉ में भी थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा, कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या किया गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर न्यूटन्स लॉ को वैलिड करवाने के लिए एक जुगाड़ बिठाया गया। क्या बिठाया भाई? जुगाड़। जब इस जुगाड़ को लगाया गया तो यहाँ पर नॉन इनर्शियल फ्रेम से संबंधित जो भी प्रॉब्लम थी वो न्यूटन्स लॉ से सॉल्व होने लगी। इसका मतलब अब अपना जो न्यूटन्स लॉ है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी टकाटक काम कर रहा है, जिस प्रकार से इनर्शियल फ्रेम में कर रहा था। तो ये जो जुगाड़ बिठाया गया, इसी जुगाड़ को हम बोलते हैं स्यूडो फोर्स। स्यूडो का हिंदी में अर्थ होता है छद्म, छद्म बल। तो इसी जुगाड़ को हम स्यूडो फोर्स बोलते हैं। तो ये तो थी स्यूडो फोर्स से इसकी मतलब पैदा होने की कहानी। अब हम मैन स्यूडो फोर्स को समझते हैं, एक्चुअली में ये किस प्रकार से कार्य करता है, क्या इसकी वैल्यू होती है, क्या इसकी डायरेक्शन होती है, किस प्रकार से ये लगता है, ऑब्जर्वर पर लगता है या फ्रेम पे लगता है, सब जानते हैं। चलिए देखिए, मान लीजिए आप एक कार में बैठे जा रहे हैं। ये आपकी कार है, ये इसके अंदर आप बैठे हुए हैं। आपका द्रव्यमान है m। आप क्या है, एक ऑब्जर्वर भी बोल सकते हैं। ठीक है। इस कार की आपने वेलोसिटी है वो एक कांस्टेंट बनाई हुई है, v वेलोसिटी से ये जा रही है इस डायरेक्शन में। v क्या है? कांस्टेंट। तो आपकी वेलोसिटी भी क्या होगी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? v होगी। ठीक। जब v कांस्टेंट है तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा इस फ्रेम का? जीरो। इसका मतलब ये कौन सी फ्रेम है? नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम। तो नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम या एक्सेलरेशन जिसका जीरो होता है वो कौन सी होती है भाई? इनर्शियल। इनर्शियल फ्रेम।
और इनर्शियल फ्रेम है तो न्यूटन्स लॉ वैलिड। तो इस कंडीशन में तो हम न्यूटन्स लॉ से जो वैल्यू निकालेंगे फोर्स वगैरह की वो बिल्कुल करेक्ट प्राप्त होगी। ठीक है, अब देखिए हम इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं। चेंज क्या करते हैं कि आपने देखा यार बहुत लंबे समय से है ना मैं इस कांस्टेंट वेलोसिटी से इस गाड़ी को चला चला के थक गया हूँ, बोर हो गया हूँ। अब लेट्स हैव सम फन, है ना, कुछ मस्ती करते हैं, स्पीड बढ़ाते हैं। तो अब आपने क्या किया, देखिए ये सब चेंज होने वाला है। ये कांस्टेंट नहीं रही, आपने इसकी स्पीड बढ़ाना स्टार्ट किया। तो मान लीजिए ये हो गई v प्लस डी वी, और आप क्या कर रहे हैं, अचानक से स्पीड बढ़ा रहे हैं और बढ़ाते ही चले जा रहे हैं। इसका मतलब अब v है वो चेंज है, चेंज है इसका मतलब इस फ्रेम का कुछ ना कुछ होगा एक्सेलरेशन। लेकिन देखिए, क्या आपने अपनी वेलोसिटी बढ़ाई थी? नहीं, आप तो जो पहले v वेलोसिटी थी उसी से चल रहे थे, आपने केवल कार को एक्सेलरेट किया था। अब देखिए न्यूटन्स का आप लॉ जानते हैं, इनर्शिया का लॉ होता है, जड़त्व का नियम, और ये मेनली मास से रिलेटेड होता है, मास को जड़त्व बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये वाला लॉ हम लगा के देखते हैं। यहाँ पर आप हैं वो v वेलोसिटी से जा रहे थे, तो इनर्शिया के लॉ के हिसाब से आप v वेलोसिटी से ही जाना पसंद करेंगे। ठीक है, जब तक कोई बाह्य बल आप पर कार्य ना करता हो। ठीक, तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक इसका एबीडी बना के दिखा देता हूँ थोड़ा सा। ये थे आप जो v वेलोसिटी से जा रहे थे m द्रव्यमान, और यहाँ पे जो ये आपका फ्रेम है या कार है वो v प्लस डी वी से जाने लगी। इसका मतलब आपसे ज़्यादा उसका वेग हो गया, इस सीट पर आप बैठे हुए थे। ठीक, तो आप क्या देखते हैं, कभी महसूस कर लेना इस चीज़ को कि आप एक कांस्टेंट वेलोसिटी से गाड़ी को चला रहे थे और अचानक से आपने उसकी स्पीड बढ़ा दी और आप बढ़ाते ही चले जा रहे हैं। तो आप फील करते हैं कि आप पर पीछे की तरफ एक फोर्स लग रहा है और आप है ना इस सीट में धंसते ही चले जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये फोर्स कहाँ से आया भाई? तो इस वाले कंसेप्ट को समझने के लिए ही पूरा दिमाग लगाया गया कि ये जो पीछे की तरफ फोर्स आ रहा है वो आ क्यों रहा है। तो सिंपल सी बात है, लॉ ऑफ इनर्शिया यहाँ पे काम किया। आप v से गति कर रहे हैं तो आप v से ही गति करते रहेंगे जब तक आप पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे। यही तो इनर्शिया का लॉ। ओके, यहाँ पे हमने कार की स्पीड दी बढ़ा, तो अब हम रिस्पेक्टिवली इस कार की रिस्पेक्टिवली हम तो जा रहे हैं v वेग से और कार जा रही है v प्लस डी वी वेग से। इसका मतलब ये अब यहाँ से है वो खिसकने का प्रयास करेगी अपने से आगे। ठीक है, लेकिन हम तो भाई खिसकेगी तो कैसे? ये जो सीट है वो इससे फिक्स है और इस सीट पर हम बैठे हुए हम भी फिक्स हैं। तो अब हम पीछे की तरफ तो नहीं जा सकते, लेकिन पीछे की तरफ इस पे एक धक्का महसूस करते हैं सीट के ऊपर, और वो धक्का है वो हम सीट पर लगाते हैं, और न्यूटन्स के थर्ड लॉ से क्रिया प्रतिक्रिया से ये सीट है वो धक्का हमें आगे देती है और कार के साथ हमें मूव करवाती है v प्लस डी वी वेलोसिटी से। क्लियर है? तो ये तो क्रिया प्रतिक्रिया का लॉ हो गया, यहाँ तक हमें नहीं जाना है। ये तो मैंने बेसिकली बता दिया कि हम क्रिया प्रतिक्रिया का लॉ लगता है तो हम इस कार के साथ साथ आगे की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे जो मेन बात आई वो ये आई कि ये जो पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है ये कौन सा फोर्स है? तो जो आप पीछे सीट पर फोर्स लगाते हैं उसे ही हम बोलते हैं स्यूडो फोर्स, जिसे हम एफ पी से डिनोट करते हैं। यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ, स्यूडो फोर्स को हम एफ पी से डिनोट करेंगे। तो ये वाला जो फोर्स है ना इसे स्यूडो फोर्स कहा जाता है। अब समझ में आया कि किसी ऑब्जर्वर पर या किसी बॉडी पर स्यूडो फोर्स है वो किस प्रकार से लगता है, किस कंडीशन में लगता है। देखिए इसको एक और एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। इस बार हम एक लिफ्ट का एग्जांपल लेते हैं। देखिए ये एक लिफ्ट है जिसके अंदर आप खड़े हुए हैं, है ना, कभी करके देख लेना। ये आपका मास है m। ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि ये जो लिफ्ट है वो ए एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, तो आप क्या देखते हैं, आप ये पाते हैं कि आपका जितना शुरुआत में वजन था इस लिफ्ट पर वो अब बढ़ रहा है धीरे धीरे, अर्थात आप इस पर अधिक फोर्स फील कर रहे हैं। आपको ऐसे लगता है कि ऊपर से कुछ फोर्स आ रहा है जिसकी वजह से मैं भारी होता चला जा रहा हूँ। सेम यही कंडीशन अगर इसकी उल्टी हो तो इस लिफ्ट में आप खड़े हुए हैं और ये लिफ्ट है वो ए एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ आ रही है। देखिए कांस्टेंट वेलोसिटी से आती है तो आप जिस प्रकार से इसके अंदर घुसे थे उतना ही अपना वेट है या फोर्स है वो फील करते हैं। लेकिन क्या हो कि अचानक इसकी जो स्ट्रिंग है, रस्सी है, वो टूट जाए,
तो तब तो ये गुरुत्व के अधीन गति करेगी, अर्थात ये कंटिन्यूसली एक्सेलरेटेड होगी, और कंटिन्यूसली एक्सेलरेटेड होगी तो आप फील करेंगे कि अब आप है ना ऊपर की तरफ उड़ने वाले हैं, अर्थात इस धरातल से ऊपर उठने वाले हैं। तो आप अपने आप को हल्का फील करने लगते हैं, आपका वजन है वो कम होने लगता है, भारहीनता की स्थिति आने लगती है। ऐसा क्यों होता है? यहाँ पे ऐसा कौन सा फोर्स लग रहा है जो आपको ऊपर की तरफ उठा रहा है, और यहाँ पर ऐसा कौन सा फोर्स लग रहा है जो आपको नीचे की तरफ धक्का दे रहा है? तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहे हैं इन एक्सेलरेटेड फ्रेम में, उन्हीं को हम बोलते हैं सूडो फोर्स या इमेजिनरी फोर्स, जो दिखाई नहीं देते। अब देखिए यहाँ पर अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने सूडो फोर्स की डायरेक्शन है वो आपको क्लियर करवा दी है इन्हीं डायग्राम में कि इसकी डायरेक्शन किस प्रकार से होगी। देख पा रहे हैं आप? एक्सेलरेशन किधर है फ्रेम का? ऊपर की तरफ। तो सूडो फोर्स कहाँ लग रहा है? नीचे की तरफ। इसमें देखिए एक्सेलरेशन किधर है? नीचे की तरफ। और सूडो फोर्स किधर लग रहा है? ऊपर की तरफ। इसी प्रकार से इस डायग्राम में मैंने बताया था इसका एक्सेलरेशन है इधर, इस पे सूडो फोर्स लग रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन। इसका मतलब सूडो फोर्स की डायरेक्शन है वो एक्सेलरेशन के ऑपोजिट होती है। किसके एक्सेलरेशन के? फ्रेम के। फ्रेम के एक्सेलरेशन के ऑपोजिट होती है। क्लियर है? तो अब आपको समझ में आया सूडो फोर्स का कंसेप्ट क्या होता है, किस कंडीशंस में लगता है और किस डायरेक्शन में लगता है। तो अब हम बात करते हैं इसकी वैल्यू की। देखिए सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है एफ पी इक्वल्स टू एम ए। ये है सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड। यहाँ पे देखिए जो मास है वो है ऑब्जर्वर का, और जो एक्सेलरेशन है वो है फ्रेम का। मास किसका है? ऑब्जर्वर का। और एक्सेलरेशन किसका है? फ्रेम का। देखिए किस प्रकार से ये लिफ्ट थी, इसके अंदर आप बैठे हुए, आप हैं ऑब्जर्वर, आपका मास है m, और इस फ्रेम का एक्सेलरेशन है a। तो यहाँ पे जो सूडो फोर्स लगेगा आप पर एफ पी वो कितना होगा? एम ए। और उसकी डायरेक्शन मैंने देखी किधर ले ली? ए से ऑपोजिट। अब आपको अगर इसकी डायरेक्शन के रूप में भी निरूपित करना हो तो आप यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा सकते हैं, और ये नेगेटिव साइन दर्शाता है ए के ऑपोजिट। क्लियर है? तो ये था अपना सूडो फोर्स का कंसेप्ट। अब हम देखते हैं, देखिए इसके कंसेप्ट को और क्लियर करते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू। उस एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि किस प्रकार से न्यूटन्स लॉ है वो किसी कंडीशंस के अंदर उलझता है, और ये जो अपना जुगाड़ है सूडो फोर्स वो उसे किस प्रकार से उससे बाहर निकालता है और वैलिड करवाता है। तो देखिए समझते हैं, एग्जाम्पल समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी एकदम बिल्कुल क्लियर होगा इसका कंसेप्ट। देखिए आप दो दोस्त हैं, ठीक है, और एक लिफ्ट पर आप प्रयोग कर रहे हैं। ये वाली लिफ्ट है, इसके अंदर एक रस्सी से ये एम द्रव्यमान लटका हुआ है, और आप तो खड़े हैं यहाँ पे बाहर। आप तो कहाँ खड़े हैं? देखिए कंडीशन समझना, आप तो हैं ग्राउंड पर, ठीक है, और आपका दोस्त है। देखिए दोनों लिफ्ट हैं वो सेम एक्सेलरेशन से जाएंगी, सेम कंडीशन है दोनों के लिए, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। आपका दोस्त है वो क्या बोला, यार मैं ना कुछ तूफानी करता हूँ, मैं इस लिफ्ट के अंदर खड़ा होकर के ऑब्जर्व करता हूँ। बोले ठीक है भाई। तो ये कहाँ पे चला गया? लिफ्ट में। आप कहाँ पे हैं? ग्राउंड पे। ओके। ये जो दोनों लिफ्ट हैं वो सेम एक्सेलरेशन ए से ऊपर की तरफ जा रही हैं। यहाँ पे जो मास लटका हुआ है वो भी सेम है, कितना? m। ओके। अब देखिए न्यूटन्स लॉ के अनुसार देखते हैं, इस मास पर नीचे की तरफ एक फोर्स लगता है mg, ग्रेविटेशनल फोर्स। इस मास पर रस्सी में तनाव आता है इस मास के कारण t। क्लियर? सेम वही यहाँ होगा। ओके। अब देखिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं। तो ये मास है, ये टेंशन t है, ये इस पे नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स mg है, और ये इसका एक्सेलरेशन है a। चलो न्यूटन्स लॉ लगाते हैं, सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या होता है? नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। देखिए यहाँ पे लगाते हैं, इस मास पर नेट फोर्स कितना होगा? तो यहाँ पे देखिए इसका एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ, इसका मतलब टी ज़्यादा होगा, mg कम होगा। तो t माइनस एम जी इक्वल्स टू, ये क्या है? ये हो गया नेट फोर्स। और नेट फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। इसका मास कितना है? m, और एक्सेलरेशन कितना है भाई? a। तो यहाँ पर जो फोर्स की वैल्यू आई, t की वैल्यू आई, वो कितनी आई? mg प्लस ma। क्लियर?
आपने ये कैलकुलेट कर लिया। आपका दोस्त है वो इधर लगा हुआ है, इसने देखा कि भाई मेरा जो इस मास का जो एक्सेलरेशन है वो तो है ज़ीरो। क्यों? क्योंकि आपका दोस्त और ये मास दोनों सेम एक्सेलरेशन से जा रहे हैं, तो रिलेटिवली इसका एक्सेलरेशन भी उतना ही है जितना इसका है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या देखते हैं कि हम तो भैया स्थिर हैं एक दूसरे के सापेक्ष, हमारे तो ना तो कोई वेलोसिटी है ना कोई एक्सेलरेशन है। तो इसे केवल क्या दिखाई देगा, इसे दिखाई देगा कि ये जो टेंशन टी है वो इस एम जी को कंट्रोल किए हुए या इसको जो है वो संतुलित किए हुए है। तो यहाँ पर जो आपके दोस्त ने जो समीकरण देखी वो क्या प्राप्त हुई, टी इक्वल्स टू एम जी। हो गया। चलो, अब आपका दोस्त है वो लिफ्ट से उतर के बाहर आया और आपसे मिला। अब देखिए क्या वार्तालाप हुई। आपने कहा कि भैया मेरी वैल्यू आ रही है ये, और आपके दोस्त ने कहा भैया मेरी आ रही है ये। आपने खूब सारा डिस्कशन किया बैठ के, पूरी बातें की कि न्यूटन्स लॉ सही लगाया या नहीं लगाया, फोर्स की डायरेक्शन वगैरह सही देखी या नहीं देखी। आधी पौन घंटा पूरी माथापच्ची करने के बाद में आपने महसूस किया कि सब कुछ सही था। न्यूटन्स लॉ भी सही लगाए, फोर्स वगैरह की डायरेक्शन भी सही लगाई, लेकिन फिर भी वैल्यू चेंज आई। तब आपने देखा चलो यार इसको लैब में चल के देखते हैं, तो आप गए लैब में। वहाँ पे आपने कैलकुलेट किया इसकी वैल्यू, तो आपको ये वाली वैल्यू प्राप्त हुई। अब आप आश्चर्यचकित रह गए कि यार सब कुछ सही था, उसके बाद में भी दो वैल्यू क्यों आ रही हैं, और वो भी सेम लॉ से। कौन से? न्यूटन्स लॉ से। तो यहाँ पर आपको एक कंक्लूजन प्राप्त हुआ कि सब कुछ सही था, लेकिन एक चेंज गलत थी, एक चीज़ गलत थी, या एक चीज़ में चेंज था। और वो क्या था? आप तो खड़े थे ग्राउंड की फ्रेम में, और आपका दोस्त खड़ा था लिफ्ट में। अब देखिए चेंज क्या था, थोड़ा सा आप समझना। ग्राउंड जिसे हम बोलते हैं नॉन सॉरी इनर्शियल फ्रेम, तो आप तो किस में थे? इनर्शियल फ्रेम में। और आपका दोस्त है वो किस में है? लिफ्ट में। और लिफ्ट क्या है? एक्सेलरेटेड। तो आपका दोस्त है वो किस में है? नॉन इनर्शियल फ्रेम में। तभी देखिए आप इनर्शियल में थे तो आपकी वैल्यू है वो बिल्कुल करेक्ट आई, लेकिन जो नॉन इनर्शियल में आपका फ्रेंड था उसकी वैल्यू गलत हो गई, गलत हुई। तो यहाँ से वही जुगाड़ काम करना पड़ेगा। जुगाड़ क्या था? स्यूडो फोर्स। देखते हैं किस प्रकार से करता है। पूरा समझा देता हूँ, अभी आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि न्यूमेरिकल वगैरह की प्रॉब्लम में आप उसका किस प्रकार से उपयोग करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको लगाना पड़ेगा स्यूडो फोर्स। और स्यूडो फोर्स क्या होता है? एफ पी इक्वल्स टू माइनस एम ए की डायरेक्शन के ऑपोजिट। ए किधर है? ऊपर। तो स्यूडो फोर्स किधर लगेगा? नीचे। नीचे लगेगा। लगाते हैं एम पर। इस एम का एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ, तो इसके ऊपर जो स्यूडो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा? एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ। ये तो लग रहा है मान लीजिए इस पे एम जी, और ये लगेगा नीचे की तरफ एम ए। अब भी देखिए आपका फ्रेंड है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में है। ए एक्सेलरेशन से ये भी ऊपर जा रहा है और ए एक्सेलरेशन से ये मास भी ऊपर जा रहा है, रिलेटिवली दोनों के लिए जीरो है। तो अब जो ये कंडीशन देखेगा वो क्या देखेगा कि यहाँ पर जो टेंशन टी है वो दो फोर्स को कंट्रोल कर रहा है, और जो टेंशन टी हमें प्राप्त होता है वो होता है एम जी प्लस एम ए। इस बार इसने ये वाला देखा, और ये वाला देखते ही ये बोला यार मेरे वाला और तेरे वाला अब सेम हो गया है। अब दोनों के अंदर न्यूटन्स लॉ से जो हमें वैल्यू प्राप्त हो रही है वो बिल्कुल सही प्राप्त हो रही है। तो अपना जुगाड़ तो फिट बैठ गया। तो ये है अपना स्यूडो फोर्स का कंसेप्ट। देखिए ये बिल्कुल आभासी बल होता है, हमें दिखाई नहीं देता है। जैसे क्या आपको दिखाई देता है कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि आप अपनी कार को अचानक से एक तेज़ स्पीड से भगाते हैं, तो क्या आपको ऐसे कुछ दिखाई दे रहा है कि आपको पीछे की तरफ धकेल रहा है? नहीं। आप अपनी इनर्शिया की वजह से ही अपने पर एक फोर्स क्रिएट कर रहे हैं जो बिल्कुल इमेजनरी है। उसे ही हमने स्यूडो फोर्स का नाम दिया था। इस वीडियो में हमने स्यूडो फोर्स का काफ़ी डिटेल में अध्ययन किया है। आई थिंक आपको बहुत ही अच्छे से इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। देखिए ये वाला जो है वो हर प्रॉब्लम में दिक्कत करता है। इससे संबंधित जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो यही है कि इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है एफ पी इक्वल्स टू एम ए। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात होती है वो ये होती है, ये केवल और केवल नॉन इनर्शियल फ्रेम में ही लगता है। इनर्शियल फ्रेम में इसे मत लगा देना भाई। इनर्शियल फ्रेम में तो न्यूटन्स लॉ से वैसे ही करेक्ट वैल्यू प्राप्त होती है। तो ये केवल और केवल नॉन इनर्शियल फ्रेम अगर अपने पास में दी हुई हो ऑब्जर्वर के लिए, तब ये वाला काम में आएगा। क्लियर है? तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।